आया या बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ी टेढ़ी खीर लगता है, जरा मुझे एक बार मी लिखकर भेज दीजिए। कम ऑन एवरीवन, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये टॉपिक समझ ही नहीं आता, मुश्किल लगता है? भैया एक बार चैट दिखा दीजिएगा। चलो, तो मेरा प्रॉमिस है कि ये सेम क्वेश्चन मैं आज क्लास के एंड में आपसे पूछूंगी, एंड आई होप, आई रियली होप, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका ये जवाब नो में आ जाए कि नहीं मैम हमें इससे बिल्कुल डर नहीं लगता है, हमें एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने वाले हैं बेटा, आशीर्वाद के बिना तो कैसे काम चलेगा? तो जरा चेहरे पे स्माइल ले आइए, आंखों में चमक, कितना जबरदस्त, आज कुछ मजेदार पढ़ने वाले हैं, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। सबसे पहले हमने, ये तो हम आज पढ़ेंगे, हमने कल की क्लास में लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल कंप्लीट किया था। मैंने ये चार्ट बनवाया था लास्ट क्लास में, और मैंने आपसे ये कहा था कि अभी तक हमें हाथ में इन हैंड्स 4 एटीपी मिली है, और अभी तक ऑक्सीजन भी यूज नहीं हुई, जबकि हम कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन भी यूज नहीं हुई है। यानी कि बड़ा ध्यान से सुनो, अभी तक अगर हम बात करें टिल क्रेब साइकिल, no role of oxygen has not come into picture yet। जी हाँ, इस मूवी के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन नाम की मूवी के अंदर अभी तक ऑक्सीजन नाम के मेन एक्टर की एंट्री नहीं हुई है। दूसरा, अभी तक प्रॉमिस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, या कहें large number of ATP not synthesized yet। हमसे प्रॉमिस किया था, हमसे वादा किया था 38 ATP बना के देंगे, अभी 4 ATP दी है केवल। 34 आउट ऑफ 38 ATP नॉट सिंथेसाइज्ड। हाँ, वो NADH2 FADH2 फॉर्म करेंगे, बट करी तो नहीं है भाई, अभी तक करी तो नहीं है। चलो, अब ये NADH2 FADH2 कैसे ATP बनाएंगे वो भी अभी हमें नहीं पता। रोल ऑफ NADH2 एंड FADH2 क्या होगा वो भी हमें अभी तक नहीं पता। तो अभी तक ऑक्सीजन का कोई सीन नहीं आया है, अभी तक लार्ज अमाउंट ऑफ ATP नहीं बनी है, और NADH2 FADH2 का क्या रोल है, कैसे ATP बनवाएंगे, हमें वो भी नहीं पता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब का जवाब हम आज की क्लास में ढूंढेंगे। बट उसके पहले मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि एनसीईआरटी में क्रेब साइकिल की एक इक्वेशन दी है, वो क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, लिखा तो नहीं है, पर क्रेब साइकिल के बाद एक इक्वेशन दी है जो एक्चुअली लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल की मिलाकर इक्वेशन है। आइए उस इक्वेशन को लिखते हैं। देखो, हम लिंक रिएक्शन कह रहे हैं, लिंक रिएक्शन कौन से मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है? जरा चैट बॉक्स में लिखकर भेजो, बताओ कौन से मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है? 1 ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ था तो 2 पायरुविक एसिड बना था, और पायरुविक एसिड गया था लिंक रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ये सब कुछ है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। बिल्कुल लिखना है बेटा, बिल्कुल लिखना है। क्यों पूछ रहे हो भाई? बिल्कुल लिखना है। वेरी गुड आर्यन, मेघा, नुसरत, भीमेश, नरेंद्र, नाजिज, किरण, बिल्कुल सही आंसर्स हैं। यानी पायरुविक एसिड या पायरुवेट से। हम 1 पायरुवेट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, वैसे 1 ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे बेटा। 1 पायरुवेट से लिंक रिएक्शन के बाद में 1 CO2 बना था और 1 एसिटाइल कोएंजाइम A बना था। बड़ा ध्यान से सुनना। और इस 1 एसिटाइल कोएंजाइम में से भी दोनों कार्बन क्रेब साइकिल में रिलीज होके CO2 बना दिए थे। यानी 1 पायरुविक एसिड के अंदर जो टोटल 3 कार्बन थे, उनमें से 1 CO2 लिंक रिएक्शन में रिलीज हुआ और 2 CO2 क्रेब साइकिल में रिलीज हुए। यानी टोटल मिलाकर 3 CO2 रिलीज हो गए, 1 लिंक रिएक्शन के अंदर और 2 क्रेब साइकिल के अंदर। अब 1 पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम में बना था तो 1 NAD से 1 NADH2 बना था, और क्रेब साइकिल के अंदर भी 3 NAD से 3 NADH2 बने थे। यानी अगर मैं टोटल बात करूं तो 4 NAD से 4 NADH2 बने थे। इनमें से 1 बना था लिंक रिएक्शन में और 3 बने थे 1 क्रेब साइकिल के अंदर। अब FAD लिंक रिएक्शन में नहीं आया था, बट क्रेब साइकिल के अंदर
1 FAD और उससे बन गया था 1 FADH2। ये क्रेब साइकिल में बना था, क्रेब के अंदर। नाउ लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल एटीपी नहीं फॉर्म हुआ था, बट क्रेब साइकिल में 1 एटीपी फॉर्म होता है, यानी एडीपी प्लस पीआई से एटीपी बनेगा वाया जीटीपी, यानी एडीपी और पीआई यूज होगा तब जाकर एटीपी बनेगा। ये भी क्रेब साइकिल में बनेगा। नाउ जो स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते हैं, लिंक रिएक्शन में कोई वाटर ना यूज हुआ था ना रिलीज हुआ था, लेकिन बेटा क्रेब साइकिल में दो जगह पानी पिलाया था, वाटर यूज हुआ था। एक फर्स्ट स्टेप में जब एसिटाइल कोएंजाइम ए का बाहें फैलाकर वेलकम किया था OA ने, तब 1 वाटर यूज हुआ था। और एक जब फ्यूमरेट से मैलेट बना था, सेकेंड लास्ट स्टेप में जब ये थक गए थे NADH2 FADH2 ATP बना बना के, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुए थे क्रेब साइकिल में, 2 वाटर। यानी ये सारी सबस्ट्रेट्स हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स। ये सबस्ट्रेट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स। तो लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल टोटल कर दें तो 1 पायरुवेट से अल्टीमेटली 3 CO2 यूज होंगे, 4 NAD मिलेंगे 4 NADH2 यूज होगा, 1 FAD मिलेगा 1 FADH2 यूज होगा, ADP प्लस PI मिलेगा 1 ATP और यूज होंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इतना सबको समझ में आ गया? मजे आ गए? ये भी बेटा क्रेब साइकिल में यूज हुआ था। जी हां, स्टेप नंबर 1 और 7 में। बिल्कुल बिल्कुल। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। अब तो समझ में आ गया। और एंजाइम्स पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज लगेगा और क्रेब साइकिल के 8 एंजाइम्स, 8 स्टेप के 8 एंजाइम्स लगेंगे, वो सारे 9 एंजाइम्स की हेल्प से ये होगा। प्लस लिंक रिएक्शन का टिप्पू की मां को लाओ, टीपीपी थाइमिन पायरोफॉस्फेट मैग्नीशियम आयन और लिपोइक एसिड भी लगेगा। मजे आ गए? सबने नोट कर लिया? जल्दी से यस या थम्स अप दे दो बेटा। एनसीईआरटी की इक्वेशन बता दी है। एक इक्वेशन ओनली लिंक रिएक्शन की थी जो हमने लास्ट क्लास में लिखी थी, और एक रिएक्शन लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल को मिक्स करके दी है उन्होंने, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स करके दिया है, तो मैट्रिक्स के अंदर दोनों रिएक्शंस हो रही हैं। डन। अब मैं इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ाऊंगी कि चाहे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो जो हम पढ़ रहे हैं, या फैट्स ब्रेकडाउन हो, या प्रोटीन ब्रेकडाउन हो, बेटा कोई भी ब्रेकडाउन हो, किसी का भी ऑक्सीडेशन हो, एनर्जी के लिए इन सबसे एनर्जी मिलती है, क्रेब साइकिल होती ही होती है। यानी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेब साइकिल एनसीईआरटी में दिया है, क्रेब साइकिल सर्व्स एज अ कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे। बेटा सुनो, जब प्रोटीन या फैट को ब्रेकडाउन होना है तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस कॉमन नहीं है, लिंक रिएक्शन भी जरूरी नहीं है, बट क्रेब साइकिल होती ही होती है। चाहे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलनी है, ब्रेकडाउन ऑक्सीडेशन, चाहे फैट से, चाहे प्रोटीन से, किसी से भी क्रेब साइकिल होगी ही होगी। सो इट इज अ कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, क्रेब साइकिल। ये 2 पॉइंट्स हमने कल नहीं लिखे थे, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, बड़ा ध्यान से देखना, आप नोट करो इसे, लिखिए, नोट करिए। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज, ऐसा लिखा है CO2। एक्चुअली ग्लूकोज 6 कार्बन है, इससे पहले 2 पायरुविक एसिड बने, ग्लाइकोलिसिस, कोई CO2 रिलीज नहीं हुई, और फिर 1 पायरुविक एसिड से टोटल 3 CO2 मिले, 1 लिंक रिएक्शन में और 2 क्रेब साइकिल में, यानी 2 पायरुवेट से 6 CO2 मिले, 6, जिसमें से 2 मिल जाएंगे लिंक रिएक्शंस में और 4 मिल जाएंगे क्रेब साइकिल से। ऑफ कोर्स 2 क्रेब साइकिल होंगे, 2 लिंक रिएक्शंस होंगे। नाउ FADH2 1 ग्लूकोज की 2 क्रेब साइकिल होंगी, दोनों क्रेब साइकिल से एक एक, यानी टोटल 2 FADH2 मिलेंगे 2 क्रेब साइकिल से। नाउ 2 ATP क्यों लिखा है?
बेटा एक्चुअली यहां पर ग्लाइकोलिसिस नहीं मान रहे हैं, यहां पर ये अभी लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल की बात कर रहे हैं जो मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। ये सारी बातें वहां दी हुई हैं जहां क्रेब साइकिल दी हुई है। मैट्रिक्स के अंदर टोटल रिएक्शंस की बात हो रही है, तो उसमें हमें 1 क्रेब साइकिल से 1 और 2 क्रेब साइकिल से 2 एटीपी मिल रही है। ग्लाइकोलिसिस से भी 2 एटीपी मिलती है, वो यहां लिखा नहीं है क्योंकि ये बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस की। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि गड़बड़ कैसे है। नाउ ये क्यों लिखा हुआ है भाई? वैसे तो टोटल 10 NADH2 मिल रहे हैं, पर 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस में मिले हैं। यहां पर हमें 2 मिलेंगे लिंक रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड से, और 1 क्रेब साइकिल से 3 यानी 2 क्रेब साइकिल से 6 मिलेंगे, टोटल 8। ये मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं बेटा कि मैट्रिक्स के अंदर 1 ग्लूकोज से क्या क्या मिल रहा है, बड़ा ध्यान रखना। मजे आ रहे हैं? मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स की बात हो रही है। ग्लाइकोलिसिस में CO2 तो होता ही नहीं है रिलीज, CO2 तो सारा मैट्रिक्स में ही होता है, पर यहां बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये भी ठीक है, FADH2 भी मालूम है 2 ही मिलते हैं, CO2 6 ही मिलते हैं, पर यहां कंफ्यूजन हो जाता है। उन्हें लगता है कि यार ये तो 10 NADH2 होना चाहिए, ये तो 4 ATP होना चाहिए, तो ऐसा क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्लियर हो गया? अब तो नहीं है कोई कंफ्यूजन। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की बात की गई है, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। हो गया सबका? चलिए अब आ जाओ, हम लिखते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लीज एक बार हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ETS कहेंगे। एंड न्यू पेज ले लेना, ऑक्सीडेटिव, या लिख लिया तो कोई बात नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब मुझे आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन यहां से चाहिए, कोई चैटिंग फैटिंग नहीं, फुल कॉन्सेंट्रेशन। बहुत इजी टॉपिक है, अगर समझ गए बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर रिवाइज करवा रही हूं। मैं इसकी डिटेल्स सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा चुकी हूं। हमने क्या बात की थी, बनाओ एक बार, बनाओ मेरे साथ। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स हैं क्रिस्टी, याद है आपको? ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये इसके बीच में ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसे हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा था। सबको बनाना है बेटा, बनाओ मेरे साथ। और ये जो अंदर है पूरा, ये है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और इनर मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक इन फोल्डिंग्स ये है क्रिस्टी, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। बनाइए सब लोग। और इसी क्रिस्टी पर हमने ऐसे टेनिस के रैकेट की तरह स्ट्रक्चर्स बनाए थे, और इन्हें हमने कहा था F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम याद आ रहा है सबको? ये हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डिटेल में पढ़ा था हमने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डिटेल्स पढ़ी थी। अब अगर मैं इतने पार्ट को एनलार्ज करके देखूं, सपोज इतने पार्ट को, इस पार्ट को मैं एनलार्ज करती हूं, एनलार्ज, मैग्निफाई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इधर है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स, और ये लगे हैं ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम। मैं अगर इसे थोड़ा और मैग्निफाई करूं, बेटा मैंने आपको सिखाया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि हर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। यानी ये जो हमने पतली सी लाइन खींची है, एक्चुअली इसकी आउटर मेम्ब्रेन ऐसी होगी, इसमें भी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगे, लिपिड की बायलेयर होगी। फिर ऐसे ही ये वाली मेम्ब्रेन भी ऐसी है बेटा, इसमें भी ऐसे ही लिपिड की बायलेयर है, और बीच बीच में एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगे, बिल्कुल ऐसी ही है, ऐसी। और ये है बीच की स्पेस, और इधर है मैट्रिक्स, इधर है मैट्रिक्स। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ये मैं सब आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, हर मेम्ब्रेन, एवरी मेम्ब्रेन इज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड की बायलेयर विद एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इन बिटवीन है आउटर कंपार्टमेंट, इंटर मेम्ब्रेन या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और अंदर है मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा,
इसमें हम कह रहे हैं कि प्रोटीन्स हैं, इंटरनल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दोनों तरह के। इंट्रिंसिक प्रोटीन में आपको मालूम है कुछ पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, कुछ फुल्ली एम्बेडेड होते हैं। तो इन्हीं में कुछ फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं। मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो, बनाओ ये सपोज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। सपोज यहां पर लिपिड की बाइलेयर है और प्रोटीन्स हैं। बेटा इसमें 5 टाइप के प्रोटीन्स हैं, मैं अभी सब सिखाऊंगी, डोंट वरी। इसमें 5 टाइप के प्रोटीन्स हैं। इसे कहते हैं, मैं अभी सब बताऊंगी, कॉम्प्लेक्स 1, एक बार लिखो, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, यानी 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स हैं ये। स्टूडेंट्स ये इंटरनल वाले प्रोटीन्स हैं, फुल्ली एम्बेडेड इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनके पास एक प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रॉन गिव टेक, फिर आगे गिव टेक कर सकते हैं। तो इन चारों को मिलाकर 1 2 3 4 इन्हें मिलाकर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। ये क्या है, ये बेसिकली इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोटीन्स हैं बेटा, ये प्रोटीन्स हैं इनर मेम्ब्रेन पर। और एक बात समझो, बड़ा ध्यान से सुनना, इसने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, उसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसका हो गया रिडक्शन। फिर इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया यानी ऑक्सीडेशन, इसने रिसीव किया तो इसका हो गया रिडक्शन। यानी एक रिलीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एक प्रोटीन का, दूसरा रिसीव कर रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। यानी इसमें रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, एक देगा दूसरा पकड़ेगा, एक देगा दूसरा पकड़ेगा। और ये जब इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास मोर कैपेसिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ये जब देगा तो इसके पास और ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी ये अपने इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके इंक्रीजिंग पोटेंशियल में अरेंज्ड है। एक जो देगा दूसरा वाला रिसीव कर लेगा, फिर वो देगा दूसरा तीसरा वाला रिसीव कर लेगा। हम सब कुछ धीरे धीरे और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। यहां तक समझ में आया? अब ये है कॉम्प्लेक्स 5, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आते, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है। पर बेटा यही एटीपी बनाता है, ये एटीपी सिंथेज है, अभी सब सिखाऊंगी मैं। यानी ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करेगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे ये एटीपी बनाएगा। तो इस पूरे को मिलाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम का मतलब है कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 5 तक टोटल, और चेन का मतलब है कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और 1 2 3 4 चेन प्लस 5 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक बार लिखो, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि मेटाबॉलिक पाथवे, लिखो मेटाबॉलिक पाथवे, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन 1 करियर से नेक्स्ट करियर, उससे अगले करियर, ऐसे पास होते जाएंगे। मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगी, फ्रॉम 1 करियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्चुअली पहले है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और टोटल मिलाकर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अगर कोई पूछे कि ये कहां प्रेजेंट है, ईटीएस प्रेजेंट ऑन, लास्ट क्लास में भी लिखा था हमने, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सब कुछ मौजूद है, प्रेजेंट है।
बिल्कुल, आराध्या ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, वेल डन। चलिए आइए करें शुरू। हो गया इतना जल्दी से यस या थम्स अप दे दो। चलिए अब एक डबल पेज लीजिए प्लीज। एक डबल पेज में हम डायग्राम बनाएंगे, डबल पेज ले लो, और उसके नेक्स्ट पेज में हम कुछ कुछ थ्योरी भी लिखते जाएंगे। तो मैं भी यहां पे 2 स्लाइड्स लगा लेती हूं, एक स्लाइड पर मैं डायग्राम बनाऊंगी और दूसरी स्लाइड में मैं आपको थ्योरी लिखवाती जाऊंगी। चलिए आइए, तो मैं सबसे पहले ड्रॉ करने वाली हूं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सपोज करिए बेटा कि ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, प्लीज बनाइए। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैं क्रिस्टी नहीं बना रही, मैंने बस एक ऐसे बना दिया है। यानी इधर होगी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहां पर आउटर मेम्ब्रेन होगी, मैं बना नहीं रही हूं, और यहां होगा मैट्रिक्स। इतना सबको क्लियर है तो एक थम्स अप भेज दो। मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन एंड स्पेस। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैंने आपसे बोला कि 5 कॉम्प्लेक्सेस यानी प्रोटीन्स हैं। तो ये सपोज करो मैंने फर्स्ट प्रोटीन बनाया, ये सपोज फर्स्ट प्रोटीन है, ये सेकेंड प्रोटीन है, ये थर्ड प्रोटीन है, ये फोर्थ प्रोटीन है, ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। बनाइए, बना लो। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, यानी इसमें प्रोटीन पार्ट है और बेटा कुछ कोफैक्टर्स भी हैं। आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, कोफैक्टर यानी कुछ मेटल आयंस हैं, जैसे आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। चलो मैं पहले बात करती हूं कॉम्प्लेक्स 1 की। ये है कॉम्प्लेक्स 1। इसके अंदर क्या क्या है? एंजाइम तो है, ये प्रोटीन तो है, पर इसकी ट्रिक है फालतू मन फसा। फालतू मन फसा, फालतू मन फसा, फालतू मन FMN, फसा यानी FES, फालतू मन फसा। ठीक है, अब ये है कॉम्प्लेक्स 3, मैंने 2 नहीं बोला, 3। इसकी ट्रिक है बी, एक मधुमक्खी है बी, फंसी जीवन में, नहीं अपने जिंदगी में, जीवन में नहीं, C1 में। बी फंसी जीवन में, नहीं C1 में। बी फंसी जीवन में नहीं, C1 में। ये बी और C1 साइटोक्रोम है, अभी सब सिखाऊंगी, साइटोक्रोम। तो बी फंसी जीवन में नहीं, C1 में। फालतू मन फंसा, बी फंसी जीवन में नहीं, C1 में। और अगर कोई मोटा आदमी है बेटा, फैड, तो वो भी फंसा, फैड फंसा, फैड फंसा। और यहां पर कॉपर है, कॉपर सेंटर, और यहां है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। कॉपर 2 सेंटर्स हैं, A B या 1 2 लिख दो, और 2 साइटोक्रोम है A और A3। अभी सब धीरे धीरे बताऊंगी। ये है कॉम्प्लेक्स 2 और ये है कॉम्प्लेक्स 4। फालतू मन फंसा, बी फंसी जीवन में नहीं, C1 में। फैड फंसा, कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम A3। बेटा देखो, यहां पे आयरन है Fe, यहां पे आयरन है Fe, यहां आयरन है Fe। साइटोक्रोम्स जो हैं B, C1, A3, ये सब के अंदर भी आयरन होता है। साइटोक्रोम ऐसा प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है, यानी Fe, यानी आयरन 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 आयरन, सब जगह आयरन है, और यहां कॉपर भी है। अब नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पर आप जानते हैं कि आयरन 2 फॉर्म्स में मिलता है, 2+ और 3+, फेरस एंड फेरिक। Fe2+ से अगर 3+ बनाना है, मुझे 1 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना है, तो या तो मैं पॉजिटिव ऐड करूं या मैं नेगेटिव रिमूव कर दूं। यानी अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगी, 1 नेगेटिव चार्ज डिलीट कर दूंगी, तो 1 पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा। और अगर 3+ से 2+ बनाना है,
तो मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। 1 नेगेटिव चार्ज ऐड करूंगी तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन होगा, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन होगा। तो Fe2+ ऑक्सीडाइज होगी Fe3+ में, और Fe3+ फिर से रिड्यूस होगी Fe2+ में। ये स्टोरी फसा FeS और जितने भी साइटोक्रोम है उनके अंदर चलती रहती है लगातार। Fe2+ इलेक्ट्रॉन आगे लूज करेगा, Fe3+ में चेंज होगा, और पीछे से कोई उसे फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर से Fe2+ में चेंज होगा, और ये स्टोरी चलती रहेगी। नाउ इसी तरह से कॉपर जो है वो भी आप जानते हैं 2 फॉर्म्स में होता है, क्यूपरस एंड क्यूपरिक आयंस। अगेन सेम स्टोरी है, Cu+ ऑक्सीडेशन से Cu2+ में चेंज होगा, और Cu2+ फिर से रिड्यूस होगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और Cu+ में चेंज होगा। बिल्कुल बेसिक्स है। तो वो जो कॉपर सेंटर है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और गेन कर सकते हैं। साइटोक्रोम भी लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। फसा भी गेन कर सकता है, लूज कर सकता है। फालतू मन और फैड वो भी गेन कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। ये स्टोरी सब में चलती रहती है। अब साइटोक्रोम जो है, इसका फुल फॉर्म एक बार लिखती हूं मैं, साइटोक्रोम। हमने 4 साइटोक्रोम देखे अभी तक, B, C1, A एंड A3। बेटा ये सारे के सारे लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, और इसीलिए ये सब प्रेजेंट इनसाइड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जिसे फुल फॉर्म नहीं पता हो भैया लिख लेना। ये सब आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। ये जो साइटोक्रोम्स होते हैं ये सब आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं, यानी इन सब में वही Fe2+, Fe3+ वो कहानी चलती रहती है। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? यहां तक लिख लिया सबने? बेटा IIMM क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। रितेश बेटा सेम कहानी जो यहां हो रही है यहां भी होगी। कॉपर 2 फॉर्म्स में मिलता है, क्यूपरस और क्यूपरिक। 1+ से 2+ बनाना है तो एक नेगेटिव चार्ज माइनस होगा, और 2+ से 1+ बनाना है तो एक नेगेटिव चार्ज गेन होगा। सेम कहानी होगी। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। मैट्रिक्स के अंदर आप जानते हैं लिंक्ड रिएक्शन से 1 और क्रेब साइकिल से 3 यानी 4 और 2 की कहानी चल रही है तो 8 NADH2 बने हैं, और 2 NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस वाले हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गए हैं। यानी मैट्रिक्स के अंदर फाइनली 1 ग्लूकोज से 10 NADH2 मिले थे। NADH2 से मुझे ATP बनाना है नंबर 1, और मुझे इससे वापस NAD बनाना है। बेटा अगर ऐसा नहीं किया तो एक दिन NAD की सप्लाई खत्म हो जाएगी और ग्लाइकोलिसिस वगैरह सब कुछ रुक जाएगा, हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो NADH2 हैं, NADH2 जितने भी NADH2 हैं वो इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं। अब बड़ा ध्यान से देखो, NADH2 के पास H2 है, H2 यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। हम जानते हैं कि 1 हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 हाइड्रोजन एटम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी 1 NADH2 के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन में बहुत एनर्जी है। मैंने कहा था जब ग्लूकोज बन रहा था फोटोसिंथेसिस से, तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर सन की एनर्जी है। हमने बड़ी चालाकी से इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, प्रोटॉन के साथ जोड़ा, हाइड्रोजन के फॉर्म में NAD को देकर NADH2 FADH2 बनाए। मैं अब वो एनर्जी वापस चाहती हूं, वापस। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसे दे देगा। प्रोटॉन का क्या होगा अभी बताऊंगी। दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां दे देगा, प्रोटॉन भी दे दिया, ऐसा समझ लो। यानी ये खुद बन गया NAD वापस, ताकि ये NAD फिर से यूज होते रहे, टू बी रीयूटिलाइज्ड। इनकी सप्लाई कभी बंद ना हो, टू बी रीयूटिलाइज्ड। बेटा NAD से NADH2 बना था, हाइड्रोजन ऐड हुआ था, रिडक्शन हुआ था। NADH2 से NAD बना, हाइड्रोजन रिमूव हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ, तो NADH2 रीऑक्सीडाइज्ड टू NAD। NADH2 रीऑक्सीडाइज हो गया NAD में। इस पूरे कॉम्प्लेक्स 1 ने
इस NaDH2 का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींचा है, यानी मैं इस कॉम्प्लेक्स 1 को क्या कह सकती हूं? NaDH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है मेरे नादान परिंदों? कितना इजी है देखो, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है, इसने NaDH से हाइड्रोजन खींचा है, यानी इसका नाम है NaDH डिहाइड्रोजिनेज। अब आप NaDH डिहाइड्रोजिनेज बोलो, NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज बोलो, सब एक ही बात है, ये है कॉम्प्लेक्स 1 का नाम। तो जो 10 NaDH2 फॉर्म हुए हैं वो 1 बाय 1 इसी कॉम्प्लेक्स के पास आएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के पास, और अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है। अब FAD ऐसा नहीं करता, FAD बोलता है FADH2 कि मेरे पास भी 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, मैं कॉम्प्लेक्स 1 के पास नहीं जाऊंगा, वहां तो ये गया है, तो वो कॉम्प्लेक्स 2 के पास आता है। पहले ये बताओ FADH2 कब बना था? जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना था। क्रेब साइकिल के अंदर जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना था, उस समय पर FADH2 फॉर्म हुआ था। याद है? सक्सिनेट ने अपना हाइड्रोजन FAD को दिया था, FAD रिड्यूस होकर FADH2 बना था, और सक्सिनेट ऑक्सीडाइज हो गया था और फ्यूमरेट बन गया था। अब पे बैक टाइम आ गया है, ये FADH2 भी, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां दे देगा और खुद ये बन जाएगा FAD। इसका भी हो गया ऑक्सीडेशन, रीऑक्सीडाइज्ड, और इसे भी आगे यूज कर सकते हैं टू बी रीयूज। तो बेटा बड़ा ध्यान से सुनना, FAD अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 को देता है और NaDH अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 को देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। आपके हिसाब से कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या देना चाहिए? बताइए, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या होना चाहिए? देखो, इसने NaDH2 से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया तो NaDH डिहाइड्रोजिनेज, उस हिसाब से इसका नाम होना चाहिए FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। बिल्कुल सही बात है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर बेटा FADH2 के पास कहां से आया था हाइड्रोजन? अल्टीमेटली सक्सिनेट से। सक्सिनेट से FAD के पास आया तो बना FADH2। तो अगर आप FADH2 से खींच रहे हो, यानी एक्चुअली वो सक्सिनेट वाले हाइड्रोजन हैं, एक्चुअली डीप में जाओगे तो सक्सिनेट से खींच रहे हैं, तो बेटा इसी का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मेरे नादान परिंदों, क्या आपको याद है मैंने कल कहा था क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स में हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये है वो कॉम्प्लेक्स 2। मैंने कहा था ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कितने लोगों को याद आ गया बताइए? टू बी रीयूज बेटा। चल, तो जो 2 FADH2 टोटल बनेंगे क्रेब साइकिल से, वो कॉम्प्लेक्स 2 के पास आएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ये आगे भेजेगा, ऐसे ही ये भी अपना इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब रिसीव करेगा तो रिडक्शन होगा, फिर लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, पर ये रिसीव करेगा तो इसका रिडक्शन होगा। वही रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक मजेदार बात सुनो, इन दोनों को अपना इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचाना है। साइटोक्रोम के पास भी आयरन है, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बेटा ये दूर है। ऐसा समझो ये गुप्ता अंकल का लड़का है और ये मित्तल अंकल का लड़का है। ये कॉलोनी में 2 भैया हैं, गुप्ता अंकल के बेटे और मित्तल अंकल के बेटे, और दोनों को शर्मा अंकल की बेटी पिंकी दीदी से प्रेम है। ये है पिंकी दीदी, ये भी अपना लव लेटर इन्हें देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना लव लेटर इन्हें देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन लेटर दे कैसे? अगर चिट्ठी ऐसे फेंक के मारेंगे और शर्मा अंकल आ गए और कैच कर लिया तो बेटा बहुत जूते पड़ेंगे, बहुत मार पड़ेगी। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सब मम्मी पापा एक दूसरे को जानते हैं, बड़ी बदनामी होगी। तो इन्होंने ऐसी लव स्टोरीज में, मूवीज में भी देखना, रियल लाइफ में भी देखना, एक छोटा बच्चे का रोल आता है। छोटा बच्चा बबलू, पिंकू, उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं बेटा सुनो, ये चिट्ठी पिंकी दीदी को देकर आना और पिंकी दीदी को ही देकर आना, इधर उधर मत दे देना। उस छोटे बच्चे का नाम है, अरे छोटी बच्ची हो क्या, उस छोटे बच्चे का नाम है यूक्यू। यूक्यू, उस छोटे बच्चे का नाम है यूक्यू। दोनों इस छोटे बच्चे को बुलाते हैं। क्या है ये यूक्यू? आओ जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बेटा आपके जगह नहीं हो तो आप और नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यूक्यू है यूबिक्विनॉल। यूबिक्विनॉन, कीटोन यानी ये कीटोन है, एक कीटोन।
ये कहां पर है? ये भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पर बेटा ये छोटा बच्चा है, ये उछल कूद कर सकता है, ये इधर से उधर जा सकता है, ये पिंकी दीदी के घर भी जा सकता है, यानी बेटा बड़ा ध्यान से समझो, ये मूव कर सकता है, ये सब फिक्स है अपनी जगह, बट ये मोबाइल है। तो ये क्या करेगा? ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन ये बोलता है भैया ये चिट्ठी नहीं है, ये बॉम्ब है, नेगेटिविटी बहुत है इसके अंदर, अगर अंकल ने पकड़ लिया और मेरे मम्मी पापा को बता दिया तो मेरी टुकाई हो जाएगी। तो उस बच्चे को थोड़ी लालच, अब आप उसको रिश्वत बोलो, प्यार से गिफ्ट बोलो, कुछ भी बोलो, बोला यार तेरे को चॉकलेट दूंगा, चल तेरे को बिस्किट खिलाऊंगा। हमारे टाइम तो चॉकलेट बिस्किट यही सब था, अब आज के जमाने में तो बड़ी डिमांड करते हैं बच्चे, यानी मैं तुझे इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी दूंगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी हम तुझे हाइड्रोजन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिल गया, प्रोटॉन कहां से मिला बताऊंगी, कुल मिला के हाइड्रोजन मिला, तो ये बन गया UQH2। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, यानी ये हो गया 2 हाइड्रोजन एटम। और इस तरह से इसने वो चिट्ठी पिंकी दीदी तक पहुंचा दी। अब दीदी की मर्जी है भैया, जिससे शादी करनी है करो, जिससे प्रेम करना है करो, उससे अपने को मतलब नहीं है। यानी क्या हुआ कहानी में क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन करियर है पर मोबाइल, ये मूव कर सकता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ना केवल इलेक्ट्रॉन बेटा, ये प्रोटॉन करियर भी है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन करियर है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल। बाकी सब बंद हैं, फिक्स हैं, पर ये मोबाइल है। और जैसे ही UQ से UQH2 बना, यानी अब ये अल्कोहल बन गया बेटा, यूबिक्विनॉल, ऑल यानी ये अल्कोहल बन गया, कीटोन से अल्कोहल बन गया। यहां तक कितनों को समझ आ गया? वाह, दीदी डॉक्टर बनेगी, वाइफ नहीं, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो डॉक्टर बनने के बाद भी तो वाइफ बनेगी यार। चल ठीक है, चलिए। तो NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दिए, कॉम्प्लेक्स 1 ने यूबिक्विनॉल को दिए, यूबिक्विनॉन यूबिक्विनॉल में चेंज हुआ और साइटोक्रोम B को दिया। FADH2 ने कॉम्प्लेक्स 2 को दिया, उसने यूबिक्विनॉन को दिया, यूबिक्विनॉल बना और साइटोक्रोम B पे पहुंच गया। अब बस ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां से यहां गया, सब जगह वही हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन, अगला वाला एक्सेप्ट कर रहा है यानी रिडक्शन, फिर वो लूज कर रहा है ऑक्सीडेशन, अगला नेक्स्ट रिसीव कर रहा है रिडक्शन। ये कहानी चलती जा रही है बेटा। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या रख सकते हैं अपन? साइटोक्रोम। देखो FeS तो कॉमन है, यहां भी, पर यहां ये यूनिक है, तो इसे कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। FeS तो कॉमन है बेटा, तो इसे कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। मजे आ गए? यानी अभी तक की कहानी में NADH2 के इलेक्ट्रॉन्स भी अल्टीमेटली यहां पहुंच गए हैं और FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स भी अल्टीमेटली यहां पहुंच गए हैं, फर्स्ट से थर्ड में और यहां सेकंड से थर्ड में। अब इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ के पास पहुंचाने हैं। अब इतनी बड़ी चिट्ठी कैसे मारे भाई? तो यहां पर भी एक छोटे बच्चे को बुलाते हैं। अब ये बच्चा इनके कॉलोनी का नहीं है, कॉलोनी के जस्ट बाहर रहता है, क्योंकि अब मम्मी पापा की नजर हो गई है, शर्मा अंकल आंटी नजर रखने रख गए हैं। ये जो पिंटू था, UQ था, इस पे नजर रख रहे हैं, बोले बड़ा चिट्टियां ला रहा है, बड़ी चॉकलेट खा रहा है। तो एक और बच्चे को बुलाते हैं जिसका घर इनके घर के पास में ही है, इसका नाम है साइटोक्रोम C। ये भी बेटा साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम C, पर ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं है बेटा, और इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। गौर से देखो, मैंने ये सब इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड बनाया है, पर इसे मैंने सरफेस पे बनाया है। सो ये भी छोटा बच्चा है, ये भी घूमेगा फिरेगा, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है, पर ये ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये अंदर नहीं है मेम्ब्रेन के बेटा, ये इनकी कॉलोनी के अंदर नहीं रहता, ये आउटर सरफेस पर अटैच्ड है। मजे आ रहे हैं? अरे आज कहां लव स्टोरीज बनेंगी, अब तो सब मोबाइल आ गए। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, चलिए साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम यानी इसके पास भी आयरन है, तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये घूमता फिरता यहां पहुंचा 4 के पास अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन लेकर यहां आ गया और उसने ये इलेक्ट्रॉन इस कॉपर सेंटर को दिया। कॉपर सेंटर ने साइटोक्रोम ए को दिया, उसने A3 को दिया, उसने बी को दिया। ये सब आयरन कॉपर गेन लॉस ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता जा रहा है। यानी साइटोक्रोम सी ने थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट किया है। साइटोक्रोम सी ने कनेक्ट किया है कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। 3 और 4 के बीच में है साइटोक्रोम सी। अगर ये बच्चा मदद नहीं करेगा तो ये चिट्ठी 4 पर नहीं पहुंचेगी। एक्चुअली 3 पे तो पिंकी दीदी का घर है और 4 पर वो भैया रहते हैं जो ना गुप्ता अंकल के बेटे हैं ना मित्तल अंकल के बेटे हैं, वो तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 है। ये एक और भैया हैं जिन पर दीदी का दिल आया हुआ है। लिखा? यानी अभी तक स्टोरी में क्या हुआ है, नेक्स्ट पेज। NaDH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, कॉम्प्लेक्स 1 ने यूबिक्विनॉन को दिया, इससे यूबिक्विनॉल बना और इसने कॉम्प्लेक्स 3 को दिया, 3 ने साइटोक्रोम सी को दिया और इसने कॉम्प्लेक्स 4 को दिया। 1 बाय 1 NaDH2 आते जाएंगे, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं जो पहले कॉम्प्लेक्स 1 के पास जाएंगे, फिर यूबिक्विनॉल के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, फिर साइटोक्रोम सी के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएंगे। दूसरी तरफ FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को नहीं दिए हैं, 2 को दिए हैं, 2 को। आगे की कहानी सेम है, आगे की कहानी सेम है। यहां तक समझ आ गया सबको? मजे आ रहे हैं? धीरे धीरे आराम से। हाँ, यहां ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रेंगल है। 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, गुप्ता अंकल का बेटा, मित्तल अंकल का बेटा, एक वो भैया जिसपे दीदी का दिल है और अपनी पिंकी दीदी हीरोइन। लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। चलो अब देखो क्या होगा। अब एक्चुअली तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 2, पर बीच में 1 1 क्यों लिखा है मैंने? देखो मैंने यहां 2 लिखे, यहां 2 लिखे, अच्छे से लिख देती हूं थोड़ा, यहां 2 लिखे, 2, पर बीच में 1 1 क्यों लिखा है? बेटा 1 बाय 1 आते हैं, एक एक करके, ठीक है? चलो इसका नामकरण करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनो। इस कॉम्प्लेक्स ने साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है, और साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। यानी इस कॉम्प्लेक्स ने साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो इसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। मजे आ गए? इस कॉम्प्लेक्स ने साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करवाया, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, इसीलिए इसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। हाँ, आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, A3 कॉम्प्लेक्स। यहां तक मजे आ गए? अब बड़ी मजेदार बात सुनो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे NaDH2 से निकले हैं चाहे FADH2 से निकले, इन्हें क्यों मार रहे हैं? ये गुंडे हैं बेटा, 1 2 3, ये सब गुंडे हैं। ये पटक रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, आगे फेंक रहे हैं, दूसरा कैच कर रहा है, फिर फेंक रहे हैं, फिर कैच कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को थका रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके अंदर जो हाई एनर्जी थी, सन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन में आई थी, वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के फॉर्म में ग्लूकोज के अंदर था, C6H12O6, हमने उस हाइड्रोजन को बाहर निकाला था, NaDH2 के अंदर डाला था, FADH2 के अंदर डाला था। यानी इस इलेक्ट्रॉन में हाई एनर्जी थी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी से क्या होगा अभी हम बात करेंगे, उसी से तो ATP बनाएंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन बुला रहा है? किसने इन गुंडों को ऑर्डर दिया है, लेकर आओ मेरे पास? बिग बॉस ऑक्सीजन ने।
ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन बोलता है लाओ मेरा शिकार मुझे दो। तो ये सब बोलते हैं ए मालिक, गुस्ताखी माफ हो, पर जरा बताइए आपको इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, व्हाई डू यू वांट इलेक्ट्रॉन? तो देखो मालिक क्या जवाब देगा, देखो मालिक क्या जवाब देगा। ऑक्सीजन कहती है अरे मूर्खों, मैं हूं ऑक्सीजन, वन एटम, या ऐसा लिख दो हाफ मॉलिक्यूल। अगर मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, प्रोटॉन का जुगाड़ मैं खुद कर लूंगी। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मतलब H2, 2 हाइड्रोजन एटम। तो H2 और O यानी मैं बन जाऊंगी पानी, पानी, मैं बन जाऊंगी पानी। आया समझ? अगर 1 ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के साथ जुड़ा तो 1 वाटर बनेगा, या हाफ O2 भी बोल सकते हो। ये मेन गुंडा है, आखिरी में आ रहा है बेटा। जब 1 NaDH2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे थे, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन ने लिया, साथ में 2 प्रोटॉन्स अरेंज करे, तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, और ये बन गया पानी, वाटर। वाटर इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक वाटर, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के कारण फॉर्म हो रहा है। ये हम पी नहीं रहे हैं, ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यानी 2 हाइड्रोजन एटम यानी H2 प्लस O, ये बन गया H2। ऐसे ही जब FADH2 आया, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, फिर ऐसे ही 2 प्रोटॉन, 1 ऑक्सीजन एटम, 1 पानी बना। लिखा सबने इतना? बेटा जरा मुझे ये बताओ, सोच के बताओ कि अगर 1 NaDH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो कितना पानी बनेगा? जरा चैट बॉक्स में लिखकर भेजो, रटना नहीं है। 1 NaDH2 2 हाइड्रोजन एटम यानी 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन से 1 पानी बनता है, 1 पानी। यस 1। जरा बताओ अगर 1 FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो कितना पानी बनेगा? कितना पानी बनेगा? 1 FADH2 से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स 2 पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 पे जाएंगे, अगेन उससे भी 1 पानी बनेगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि अगर 10 NaDH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज से हमें 10 NaDH2 मिल रहे हैं, तो उन 10 से 10 पानी बनेंगे, और 2 FADH2 मिल रहे हैं तो उनसे 2 पानी मिलेंगे, यानी टोटल 12 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। बट 6 यूज भी हो जाते हैं, तो ऐसे करके नेट 6 आता है। तो बिल्कुल इजी है यहां तक। धीरे 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 समझते जा रहे हैं हम, धीरे 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 हम समझते जा रहे हैं। लिख लो इतना। यानी मैं क्या कह सकती हूं कि ऑक्सीजन काफी लास्ट में आ रहा है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, एनसीईआरटी की लाइन है, टू टर्मिनल स्टेज। एंड की स्टेज में आ रहा है बेटा, पूरा ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गई, क्रेब साइकिल हो गई, कॉम्प्लेक्स 1 से 3 से 4 में आ गया, या 2 से 3 से 4 में आ गया, अब जाकर ऑक्सीजन का रोल आया है। येट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। बेटा लास्ट में तो आ रहा है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो चलेगा। ऑक्सीजन का रोल लास्ट में आ रहा है, बट वाइटल है। क्यों है वाइटल? सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन, अभी समझाती हूं बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम सिस्टम। इस बात को समझो, मेन गुंडा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने बोला था मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मुझे हाइड्रोजन के फॉर्म में लेकर आओ। इसीलिए NADFAD को भेजा गया था। NADFAD ने ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव करे, उससे NADH2 FADH2 बना,
फिर उन्होंने कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 तक पहुंचाए ताकि मेन बिग बॉस ऑक्सीजन के पास पहुंचे। तो एक्चुअली ऑक्सीजन ने ये सब काम किया है पूरा। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होते, NADH2 FADH2 ये सब नहीं बन सकता था। तभी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कहां बनता है बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें कहां एटीपी मिलती है? नहीं मिलती है। बस फर्मेंटेशन होके NADH2 से वापस NAD बन जाता है, पर हमें और एनर्जी कहां मिलती है? हमें उस इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा एनर्जी कहां मिलती है? आ रहा है समझ में? ऑक्सीजन को ऐसा समझ लो बेटा, ये वो गुंडा है जो मूवीज में दिखाते हैं ना कि हीरो हर बार विलेन को पकड़ने वाला होता है बट विलेन भाग जाता है। फिर हीरो को लास्ट में समझ आता है कि मैं रेड करने जा रहा हूं, ये बात मैंने सिर्फ कमिश्नर साहब को बताई थी। तो ये कैसे पता चली? तो कमिश्नर साहब उस मेन विलेन के भी बॉस निकलते हैं। ये है ऑक्सीजन। लिख लो। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, बोलो फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास आया? चाहे NADH2 का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे FADH2 का इलेक्ट्रॉन है, बोलो। 5 के पास नहीं गया, NADH2 से देखो, NADH2 से 1 पे गया, 1 से 3 पे गया वाया दिस, फिर 4 पे गया वाया दिस, और उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ में 2 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन एटम, और इनसे वाटर बन गया। यानी फाइनली इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करा है, ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया है। सो द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। इसी तरह से फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वही इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी किसे कहेंगे? इसी ऑक्सीजन को। और इससे पानी बन जाएगा, वाटर। इतना समझ आया? अच्छा, एक बात और समझो। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि UQ से जब UQH2 बना, यानी UQ के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन एडिशन को रिडक्शन कहते हैं, यानी UQH2 UQ का ही रिड्यूस्ड फॉर्म है, बोल सकती हूं बेटा? यानी यूबिक्विनॉल इज इक्वल टू रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन। जब यूबिक्विनॉन यानी UQ रिड्यूस हो गया, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यूबिक्विनॉल बन गया। बेटा सब एक एक वर्ड NCERT की लाइन है। मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने कहा था कि ऑक्सीजन का रोल अभी तक नहीं आया, अब आ गया। चल, ये तो हो गया। मैंने आपसे कहा था NADH2 FADH2 का क्या काम है, तो ये वापस से रीऑक्सीडाइज हो गए। ठीक है, ये रीऑक्सीडाइज हो गए ताकि लगातार NAD FAD की सप्लाई बनी रहे, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन फाइनल गुंडे को ऑक्सीजन को दे दिया। ये भी समझ आ गया। पर ATP अभी नहीं बनी। ATP अभी भी वो 4 है, सबस्ट्रेट लेवल वाली। अभी भी NADH2 FADH2 से हमने कहा था 3 और 2 ATP बनेगी, वो ATP नहीं बनी बेटा। हवा उसको समझेंगे। एक बार आप सब 2 मिनट का टाइम लो और इसे रिवाइज करो रिवाइज एक बार। कम ऑन एवरीवन, करिए रिवाइज। देखो ध्यान से क्या क्या हुआ है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, इनके नाम देखो। UQ, UQH2, साइटोक्रोम C। हो गया बिल्कुल। अब सुनो ध्यान से, अब बड़ा ध्यान से सुनना। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटा उस एनर्जी को यूज करके कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 प्रोटॉन पंप करते हैं। पंप का मतलब क्या होता है? लो एनर्जी से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेके जाना, लो टू हाई। उसके लिए ATP लगती है। बेटा ये 1, 3 और 4 पंप की तरह काम करते हैं। प्रोटॉन पंप, यानी ये प्रोटॉन को पंप कर सकते हैं। उसके लिए जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है मूवमेंट के कारण। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4, 2 नहीं लिखा है बेटा मैंने, 5 का तो भी रोल ही नहीं आया है। ये
प्रोटॉन पंप्स हैं, प्रोटॉन पंप्स। पंप, पंप मतलब दे पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम, बेटा प्रोटॉन मैट्रिक्स में कम होते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इनटू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वो जो इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोटॉन्स रहते ही हैं, मैट्रिक्स में कम है, स्पेस में ज्यादा है, ये लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन पंप कर रहे हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से आ रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी निकल रही है। अब कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये 4 प्रोटॉन्स पंप कर सकता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन पंप करता है। आओ पंप करवाते हैं, आओ जरा टिल्लू पंप लगाएं, चलिए देखिए, ये 4 प्रोटॉन पंप कर दिए, ये डाल दिए यहां पे मैट्रिक्स से स्पेस के अंदर ना। ये देखो बेटा हुआ क्या था, हुआ क्या था, ये एक्चुअली इसी के हाइड्रोजन है, इसने मैट्रिक्स से उठा के यहां डाले हैं। याद है इस बच्चे को चॉकलेट भी दी थी, इलेक्ट्रॉन तो ये आ रहा है, प्रोटॉन मैट्रिक्स से इसको दे दिया था, और अब इसने वापस मैट्रिक्स वाला जो प्रोटॉन इसके पास है उसे यहां स्पेस में डाल दिया। ये कोई प्रोटॉन पंप नहीं करता है, बट जब ये इलेक्ट्रॉन यहां इस बच्चे के पास पहुंचा था, पिंटू के पास, तो इसके पास मैट्रिक्स से प्रोटॉन भी आया था, यानी हाइड्रोजन बना था, इलेक्ट्रॉन तो इसने आगे भेज दिया, और प्रोटॉन ये भी वापस यहां भेज देगा 4 प्रोटॉन। तो कॉम्प्लेक्स 1 से भी 4 प्रोटॉन पंप हो गए फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4 प्रोटॉन पंप होते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 को भी कायदे से 4 प्रोटॉन पंप करने चाहिए, पर 2 प्रोटॉन तो इसने यूज कर लिए पानी बनाने के लिए। याद है ऑक्सीजन ने कहा था प्रोटॉन का जुगाड़ मैं खुद कर लूंगा, तो जो 4 प्रोटॉन पंप करने थे 2 प्रोटॉन तो इसने यूज कर लिए, यानी अब ये केवल 4 प्रोटॉन्स की जगह 2 ही प्रोटॉन्स पंप करेगा, 2 प्रोटॉन्स, क्योंकि 2 यूज हो गए हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये केवल 2 प्रोटॉन पंप करेगा। तो कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 4 2 यूज कर रहा है, यानी 2 ही पंप करेगा, 2 ही पंप करेगा। इसका क्या मतलब है समझो, जब एक NaDH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है बताइए। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 से 3 के पास जाएगा, और 3 से 4 के पास जाएगा, और ये सब प्रोटॉन पंप करेंगे, यानी टोटल कितने प्रोटॉन पंप होंगे, पंप टोटल 4 4 2 4 4 8 प्लस 2 4 4 2, यानी टोटल 10 प्रोटॉन्स पंप होंगे। कॉम्प्लेक्स 1 3 4 4 4 2 टोटल 10 प्रोटॉन्स पंप होंगे। यहां तक सबको क्लियर है। अब लेकिन अगर FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, जब भी FADH2 आएंगे तो बेटा FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को देते हैं, फिर 3 पे जाता है, फिर 4 पे जाता है, लेकिन प्रोटॉन पंप केवल 3 और 4 करते हैं, यानी टोटल 4 और 2 6 प्रोटॉन पंप होंगे। 2 प्रोटॉन ये पंप करेगा और 4 प्रोटॉन ये पंप करेगा, यानी टोटल 6 प्रोटॉन पंप होंगे, 6 प्रोटॉन। यहां पे 10 प्रोटॉन पंप होंगे, 10 प्रोटॉन, 2 ये करेगा, 4 ये करेगा, और 4 ये करेगा। डिफरेंस समझ में आया। कॉम्प्लेक्स 1 3 4 को ही नेचर ने ये ड्यूटी दी है कि आप प्रोटॉन पंप कर सकते हो, 2 पंप नहीं कर सकता है। तो NaDH2 के टाइम पर 1 3 4 यानी टोटल 10 प्रोटॉन पंप होंगे, और FADH2 के टाइम 3 और 4 से टोटल 6 प्रोटॉन पंप होंगे। क्लियर है यहां तक सबको। अब क्या होगा,
एटीपी अभी तक नहीं बनी बेटा, अब बनेगी। अब सुनो बड़ा ध्यान से, यहां पर प्रोटॉन्स ऑलरेडी हाई है, यहां लो है, पंप कर दिया है लो टू हाई। पर मैंने आपको बताया हर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है इक्विलिब्रियम में आने की, यानी हर मॉलिक्यूल हाई टू लो भागना चाहता है और इक्वल कंसंट्रेशन करना चाहता है। तो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, ये जो सारे प्रोटॉन्स हैं, ये जो सारे प्रोटॉन्स हैं, ये भागना चाहेंगे बैक इनटू मैट्रिक्स। यानी यहां बेटा प्रोटॉन हाई है, प्लस चार्ज ज्यादा है, यहां मेम्ब्रेन के इधर प्लस है, और यहां माइनस चार्जेस हैं, यहां पे माइनस चार्ज है, माइनस माइनस माइनस। मेम्ब्रेन के इधर प्लस है, प्रोटॉन्स हाई हैं, इधर कंपैरेटिवली माइनस है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लेस है। यानी एक ग्रेडियंट बन गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इस इलेक्ट्रिकल केमिकल का ग्रेडियंट बन गया है इलेक्ट्रो पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया है, ग्रेडियंट। अब मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी, बड़ा ध्यान से सुनना। ये प्रोटॉन्स भागना चाहते हैं पर इनर मेम्ब्रेन के लिए इम्परमिएबल है, ये डायरेक्ट लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये प्रोटीन फिफ्थ कॉम्प्लेक्स F0 F1 पार्टिकल इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ये कहता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और मैं तुम्हें क्रॉस करवा दूंगा, मैं तुम्हें क्रॉस करवा दूंगा, मैट्रिक्स में ले आऊंगा। पर मेरे प्यारे नादान परिंदों, कलयुग है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। ये कहता है लाओ मुझे पैसा दो। प्रोटॉन बोलते हैं हम पे पैसे नहीं है, प्रोटॉन बोलते हैं हम पे पैसे नहीं है। F0 F1 कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पे है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? सुनो, ये प्रोटॉन पंप होकर आए हैं, यानी एनर्जी से आए हैं, इनके पास एनर्जी है। एक्चुअली वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ है इसीलिए एनर्जी रिलीज हुई है, और उस एनर्जी से प्रोटॉन पंप हुआ है, यानी प्रोटॉन के पास एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की। ये कहते हैं डायरेक्ट कैश नहीं दे सकते हो तो अपनी एनर्जी दे दो। प्रोटॉन कहता है ठीक है यार, हमें तो अपने घर जाना है, ले लो हमारी एनर्जी, क्या करोगे उससे? तो ये कहता है कि हम तुम्हारी एनर्जी से एडीपी और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाकर एटीपी बना लेंगे, एटीपी बना लेंगे। हम तुम्हारी एनर्जी, भाई आपको फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाना है, आपको एनर्जी चाहिए, तो मैट्रिक्स में बहुत सारी एडीपी पड़ी हुई हैं, फॉस्फेट पड़े हुए हैं, हम उनके बीच में बॉन्ड बनाकर एटीपी बना लेंगे। ये है मेरे प्यारे नादान परिंदों कॉम्प्लेक्स 5। यहां इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं आया, यही तो कहा था, कॉम्प्लेक्स 1 3 2 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से जो प्रोटॉन पंप हुए हैं वो इसके थ्रू पास होंगे और ये एटीपी बनाएगा। तो ये है एटीपी सिंथेज, या F0 F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम जिसे हम कहते हैं। दिस इज कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5। अब इतने पार्ट को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। यहां तक मजे आ गया? बेटा ये एटीपी बना लेगा, एटीपी फॉर्म करना मतलब एटीपी सिंथेज एंजाइम, और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ये भी तो प्रोटीन है। याद है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर आज ही 3.0 में पढ़ाया है, जो मायोसिन का हेड है वो एटीपी तोड़ सकता है, एटीपीएज है, ये एटीपी फॉर्म कर सकता है, एटीपी सिंथेज है। आखिर सारे एंजाइम प्रोटीन ही तो है, ये सब प्रोटीन्स हैं। मजे आ गए? आओ अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं। चल, ये है सपोज करो इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इधर है मैट्रिक्स और इधर है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, बना लीजिए एक बार। यहां पर मैं एक F0 F1 पार्टिकल बनाने वाली हूं। ये है F0 पार्ट और ये है F1 पार्ट। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स हाई हैं, इस तरफ
नेगेटिव चार्ज है मेम्ब्रेन में, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। बनाइए प्लीज। यानी ये है बेटा F0, ये है F1। इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस है। एक केमिकल प्रोटॉन यहां से यहां जाएगा, यानी केमिकल का ऑस्मोसिस होगा। बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। वाटर जब अपने हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है, तो हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। यहां केमिकल का, प्रोटॉन का ऑस्मोसिस होगा। अब ये जो F0 है, ये मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर है बेटा, ऑफ कोर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है F0। जरा सोच के बताओ, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? जरा सोच के बताइए मुझे। ये गए प्रोटॉन्स, इसके थ्रू प्रोटॉन्स, एक्टिव या पैसिव? जरा सोच के बोलो। यहां से यहां आए थे तो पंप हुआ था, एक्टिव, पर यहां से यहां जा रहे हैं पैसिव। बेटा जरा बताओ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा चुकी हूं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह का डिफ्यूजन था। एक सिंपल डिफ्यूजन जहां लिपिड के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस हो गया था, और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जहां प्रोटीन की फैसिलिटी की जरूरत पड़ी थी जब चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है। जरा बताइए ये सिंपल डिफ्यूजन है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है? जरा बताइए ये सिंपल डिफ्यूजन है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है? बताइए। तो इसे कहते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर है, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स का बना है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ प्रोटीन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑफ कोर्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन। यानी बेटा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो F0 के थ्रू पहले प्रोटॉन गए, अभी एटीपी नहीं बनी, एटीपी ये पार्ट बनाएगा F1। इसे सर बोलते हैं, हेड, इसे हेड पीस कहेंगे, हेड पीस। F1 को कहते हैं हेड पीस, हेड पीस, हेड पीस। ये बेटा मैट्रिक्स की तरफ है, प्रोट्रूड टुवर्ड्स मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन के इनसाइड नहीं है बेटा, ये मैट्रिक्स की तरफ है। और ये एक्चुअली प्रोटॉन्स की एनर्जी को यूज करेगा, एडीपी और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाएगा, जिससे एटीपी फॉर्म होगी। यानी एक्चुअली ये है एटीपी सिंथेस। वैसे तो कॉम्प्लेक्स 5 पूरा बोल देते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 में से 5 वाला, बट उसमें भी ये वाला। यानी हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 5 हैज 2 कंपोनेंट्स, F0 F1, इसीलिए इसे बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। नाउ 1 एटीपी तब बनती है बेटा जब 4 प्रोटॉन्स यहां जाते हैं। मुझे आपका फुल 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 अटेंशन चाहिए। 1 एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को बनाने के लिए, वो 4 प्रोटॉन्स के अंदर जितनी एनर्जी है उससे मिलती है। 4 प्रोटॉन पंप होंगे तो 1 एटीपी बनेगी। मुझे बड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, पहले एनसीईआरटी के अंदर, लेट मी राइट दिस इंफॉर्मेशन, ओल्ड एनसीईआरटी में 2 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनाई थी, बट न्यू एनसीईआरटी में अब थ्योरी के अंदर ये चेंज कर दिया है कि 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है। तो बेटा इसे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना, जिसके पास भी ओल्ड एनसीईआरटी है। अब ये रॉन्ग कंसेप्ट है। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि 2 प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट से 1 एटीपी बनती है। 100% ऑफ 4 प्रोटॉन ही आंसर आएगा अगर क्वेश्चन आ गया।
बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। 4 प्रोटॉन अगर गए तो 1 एटीपी बनेगी, अगर 4 प्रोटॉन गए। अब कहानी में आगे देखते हैं। इसका मतलब अगर 1 NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, अगर 1 NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, 1 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी है, तो कॉम्प्लेक्स 1 3 और 4 यानी टोटल 10 प्रोटॉन्स पंप होते हैं। स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनेगी, 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनेगी, 4 और प्रोटॉन से 2 एटीपी बनेगी। 8 प्रोटॉन हो गए, अब बचे 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन से आधी एटीपी बनेगी, यानी 2.5 एटीपी बननी चाहिए। जी हां, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। अभी आपको बताती हूं, फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बेटा। एक्चुअली पहले साइंटिस्ट जो हैं वो ये मानते थे कि 2 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है, पहले कुछ और ही कॉन्सेप्ट्स थे। और ये भी मानते थे, ओल्ड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में आज भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 1 NaDH2 से 3 एटीपी बनती है। मैं तो आपको बार बार यही तो पढ़ा रही हूं क्लास के शुरू से। बेटा बहुत ध्यान से सुनो, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, न्यू एनसीईआरटी के अंदर गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है बेटा, ये गलत लिखा है। मुझे बड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहले कुछ और ही डायग्राम हुआ करता था ओल्ड एनसीईआरटी में, ओल्ड कंसेप्ट जो साइंटिस्ट मानते थे उसके अकॉर्डिंग 1 NaDH2 से 3 एटीपी बनती है। लेकिन अब न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 NaDH2 से 2.5 एटीपी बनती है। और पहले ये मानते थे 2 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है, अब मानते हैं 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है। बेटा एनसीईआरटी ने क्या किया, एक चेंज तो कर दिया कि 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है, पर यह चेंज नहीं किया। अगर आपके एग्जाम में 1 NaDH2 से कितनी एटीपी बनती है आया, और अगर 2.5 है तो यही लगाना पहला चॉइस। नीट में लास्ट फ्यू ईयर से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहां एनसीईआरटी में रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, राइट इंफॉर्मेशन कुछ और है, दोनों ऑप्शंस आए और एनटीए ने इसे राइट वाले को सही माना, एनसीईआरटी को रॉन्ग मान लिया है। तो पहला चॉइस ये होगा, अगर ये नहीं है तो फिर ये आंसर लगा देना। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, कहीं भी ये करेक्शन नहीं किया गया है, गलत लिखा गया है। क्लियर है सबको? इसी तरह से जब 1 FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, कॉम्प्लेक्स 2 3 एंड 4 से होकर पहुंचे थे। 2 तो कोई प्रोटॉन पंप करता नहीं है, यानी टोटल 6 प्रोटॉन पंप हुए थे। अगर हम सेम कंसेप्ट यहां लगाएं, न्यू कॉन्सेप्ट, तो 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनेगी और 2 प्रोटॉन से आधी एटीपी बनेगी, यानी 1.5 एटीपी बनेगी। बेटा ये है न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, नॉट इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने अभी तक ये चेंज नहीं किया है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट एडिशन में कर दे। एनसीईआरटी में क्या दिया है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1 FADH2 से, जो मैं आपको शुरू से पढ़ाती आ रही हूं, 2 एटीपी बनती है। बेटा ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये रॉन्ग है। यहां तक समझ आ गया? जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। एक एक शब्द क्लियर कर रही हूं आपको मैं, एक एक शब्द। एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, एक एक वर्ड अब आप घर जाकर पढ़ना। एक एक शब्द लिखवाया है मैंने आपको, एक एक वर्ड लिखवाया है। एक बार अपनी एनसीईआरटी जरा ओपन करो। ये देखो, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है बेटा, उसमें अभी भी 2 प्रोटॉन लिखा है, 2 प्रोटॉन। यहां देखो जरा थ्योरी में, यहां पर भी 4 प्रोटॉन आएगा 1 एटीपी बनाने के लिए, 4 प्रोटॉन। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स का एरिया है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये F0 है यहां पे धसा हुआ एम्बेडेड, ये मैट्रिक्स की तरफ F1 है। 4 प्रोटॉन्स आएंगे तो 1 ADP और PI को जोड़कर 1 ATP बनाई जाएगी।
जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, बड़ा ध्यान रखना, न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये चेंज अप कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यहां पर 1 NADH2 से 3 और 1 FADH2 से 2 ATP दिया है, जो रॉन्ग है। ये देखिए, ये रॉन्ग है, ये ओल्ड कंसेप्ट है बेटा, ओल्ड कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट। ये डायग्राम अब देखना, ये पूरा डायग्राम हमने क्लास में खुद बनाया है। अब एक बड़ी जबरदस्त बात सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त बात सुनिए। यहां देखो, यहां एटीपी फॉर्म हो गई है, इसे क्या कहेंगे? बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, देखो एडीपी में फॉस्फेट ऐड किया, यानी फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन ऐड करोगे ऑक्सीडेशन, वाटर ऐड करोगे हाइड्रेशन, फॉस्फेट ऐड करोगे फॉस्फोराइलेशन। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। एटीपी फॉर्म करनी है तो एडीपी में फॉस्फेट ऐड किया है, इसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एनर्जी कहां से मिली? प्रोटॉन से। प्रोटॉन में एनर्जी कहां से आई? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के कारण। ट्रांसपोर्ट हो रहा था, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ओपी हमारी हेडिंग थी, याद आया बेटा सबको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आइए इस चीज को हम एक बार लिख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव मतलब एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन is used for ATP synthesis। ATP फॉर्म करने के लिए, फॉस्फेट ऐड करने के लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। मजे आ गए? तो ग्लूकोज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाई एनर्जी, उसे हमने हाइड्रोजन के फॉर्म में NADH2 FADH2 के अंदर डाला, फिर उससे वापस निकाला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल के वाटर बनाया, उस एनर्जी से प्रोटॉन पंप किए, और जब प्रोटॉन बैक टू मैट्रिक्स जाएंगे तो उस एनर्जी से एटीपी बना ली। आनंद आ गया? नाउ स्टूडेंट एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या मैं ये कह सकती हूं कि नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड, नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन, बड़ा ध्यान से सुनना, डिपेंड्स ऑन। देखो अगर NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से 3 ATP, न्यू के हिसाब से 2.5 ATP बनेगी। अगर FADH2 का हो रहा है तो ओल्ड के हिसाब से 2 और न्यू के हिसाब से 1.5 ATP बनेगी। यानी जो नंबर ऑफ ATP बनेगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया है? मतलब NADH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और FADH2 ने किया है। NADH2 करेगा तो 3 या 2.5, और अगर FADH2 करेगा तो 2 या 1.5। एनसीईआरटी की लाइन है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैंने बताई है आपको। आज आपकी ड्यूटी है अच्छे से, आज थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, आज आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा बेटा, एक्स्ट्रा लगेगा। इसे खुद रफ रजिस्टर पेन लेकर खुद से बनाना, समझना, फिर एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन रीड करना, मजे आ जाएंगे आपको। अब आ जाओ हम एक फाइनल चार्ट बना लेते हैं जिससे सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारी कहानी को समझते हैं। चलिए क्योंकि एनसीईआरटी में सब खिचड़ी पकी हुई है, मुझे प्लीज एक बात बताओ, जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है बेटा, जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है, उसमें जो ये वाला डायग्राम है, प्लीज जरा एक बार देखकर बताओ, ये वाला जो डायग्राम है
थ्योरी में तो चेंज कर दिया है, यहां पे 4 प्रोटॉन लिखा है या 2 प्रोटॉन, प्लीज एक बार न्यू एनसीईआरटी वाले मुझे चेक करके बताइए प्लीज। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट, प्लीज एक बार जरा न्यू एनसीईआरटी वाले मुझे चेक करके बताओ ये चीज। 2 लिखा है ना, हाँ तो डायग्राम में गड़बड़ दी है। चल ना, ओल्ड कंसेप्ट कहता है कि 2 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है। न्यू कॉन्सेप्ट कहता है 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है। एनसीईआरटी की थ्योरी में करेक्शन कर दिया गया है, थ्योरी में, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में ये बना है, डायग्राम में विदाउट एनी डाउट यही करेक्ट है, यही करेक्ट है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नाउ नेक्स्ट लिख लो 1 NADH2 से 3 ATP बनती है और 1 FADH2 से 2 ATP बनती है। आज भी एनसीईआरटी में यही दिया है, बट एक्चुअली 1 NADH2 से 2.5 ATP बनती है और 1 FADH2 से 1.5 ATP बनती है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नॉट इन एनी एनसीईआरटी, ना ओल्ड ना न्यू, कहीं भी नहीं दिया गया है, पर सत्य यही है, सत्य यही है। नाउ हमारे पास टोटल 10 NADH2 बने थे, 2 ग्लाइकोलिसिस से बने थे, 1 ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ था, 2 लिंक रिएक्शन में बने थे और 6 क्रेब साइकिल में बने थे। याद है सबको? अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएं तो 10 × 3 यानी 30 ATP बनेगी, बट अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएं तो 10 × 2.5 यानी 25 ATP मिलेंगी। बिल्कुल क्लियर है ना? टोटल 2 FADH2 बने थे। सारी कहानी फॉर 1 ग्लूकोज चल रही है, 1 ग्लूकोज। ये दोनों ही क्रेब साइकिल में बने थे। अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो 2 × 2 यानी 4 ATP मिलेगी, बट न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 × 1.5 यानी 3 ATP मिलेगी। नाउ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो टोटल 4 ATP मिलती है, 2 ग्लाइकोलिसिस से और 2 क्रेब साइकिल से, 4 ATP। वो तो बेटा यहां पर भी सेम है, उसमें तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो सेम है ना। यानी अगर हम टोटल ATP की बात करें, टोटल, तो यहां पे 34 and 4, 34 and 4 यानी 38 ATP मिलेंगी, 38 ATP ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से। पर यहां पे 25, 3 28 and 4 32 ATP मिलेगी। जी हां मेरे नादान परिंदों, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट चॉइस अगर ऑप्शन में दी है तो न्यू कॉन्सेप्ट ही होगा। अब पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट इसे मानते हैं। एनसीईआरटी ने वो बड़ा वाला डायग्राम तो न्यू कॉन्सेप्ट का कर दिया, ये इंफॉर्मेशन थ्योरी में न्यू कॉन्सेप्ट की लिख दी, पर ये वाला डायग्राम और ये वाली इंफॉर्मेशन ओल्ड कॉन्सेप्ट की रखी है। यानी एनसीईआरटी में सारी खिचड़ी पकी हुई है, सब उल्टा सीधा है। हो गया बेटा? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस हम ढेर सारे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आज की क्लास को दोबारा पढ़ना, 1.5 1.6 की स्पीड पे फिर से सुनना, खुद से करके देखना और एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रीड करके देखना। आज
हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे बॉटनी पढ़ने में, पर वो टाइम आज ही देना है। कल की क्लास तो बहुत सिंपल और बहुत इजी होगी, क्वेश्चंस हम कल कर लेंगे, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। कैसा लगा ईटीएस एंड ओपी पढ़ के मुझे जरूर बताना ऐप के अंदर। और ईटीएस का एक बेटा 3D डायग्राम भी है, एक 3D डायग्राम भी है, मैं एक बार बता देती हूं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। ये देखो, ये देखिए, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेम डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में देखा था। इसकी इनर मेम्ब्रेन पर इस तरह से ये प्रोटीन्स हैं, आप देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है। 1 से 3, 3 से 4 पे जाता है इलेक्ट्रॉन, और 2 से 3, 3 से 4 पे जाता है इलेक्ट्रॉन। 3 और 4 के बीच में साइटोक्रोम सी है, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में, या सेकंड और थर्ड के बीच में यूक्यू, जो यूक्यूएच2 बनाता है, और अल्टीमेटली यहां पर एटीपी बनती है फिफ्थ वाले उससे, ठीक है। चलिए, तो बाय एवरीवन, बहुत बढ़िया।